नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी के इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला बिल पास करा दिया गया है। इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट बाजार में, और साथ ही साथ क्या एक घर का जो सपना है वो और आसान हो जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान commonfloor.com के फाउंडर सुमित जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। और साथ ही साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सौरभ सानी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। घर का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने देर से ही सही आखिरकार कदम आगे बढ़ाए। दरअसल कैबिनेट की बैठक में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला बिल पास करा दिया गया है। बायर्स को चूना लगाने वाले, बायर से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स हो जाएं सावधान। जी हां, सरकार ने ऐसे बिल्डर्स के पर कतरने की पूरी तैयारी कर ली है जो बायर्स को सपने तो दिखाते हैं, लेकिन बायर्स के सपनों को अपनी जालसाजी और मनमानी से पलीता लगा देते हैं और एक घर हो अपना का सपना बिखर जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में 6 साल से अटके बिल को हरी झंडी मिली गई। बिल के प्रावधानों के मुताबिक बिल में गलत विज्ञापन देने वाले बिल्डर्स को कड़ी सजा का प्रावधान। पहली गलती पर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 10% तक जुर्माना। बिल्डर्स 4000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा के प्लॉट पर अथॉरिटीज से सभी अप्रूवल लेने के बाद ही कर सकते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च। प्रोजेक्ट्स के लिए सभी क्लियरेंस को रेगुलेटर के पास कराना होगा जमा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। डेवलपर्स को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट रखना होगा। सरकार के मुताबिक कानून बनने के बाद बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल के जरिए सरकार की कोशिश पूरे सेक्टर के लिए कॉमन रेगुलेटरी सिस्टम बनाना है। इसके साथ ही बिल में कारपेट एरिया की डेफिनेशन दी गई है। इससे बिल्डर्स के लिए सुपर एरिया के आधार पर अपार्टमेंट बेचना मुश्किल हो जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत बिल्डर जब तक सभी क्लियरेंस हासिल नहीं करते वे प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। वहीं जब तक वे कंस्ट्रक्शन के लिए सभी जरूरी अप्रूवल हासिल नहीं कर लेते तब तक वे बायर से पैसा नहीं ले पाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन के मुताबिक इस बिल से बायर्स को फायदा होगा। वहीं नियम तोड़ने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। रेगुलेटरी बिल से सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि रेगुलेशन हो जाने से इसमें चूंकि दंड का प्राविधान है, जो प्रोविजंस हैं उसको फ्लाउट करने पे या जो इसमें एथिकल कोड है उससे डेविएट करने पे, तो ये आसानी होगी कि लोग फिर एथिकल काम करेंगे, सही काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स में लोगों को गलत जानकारी मुहैया नहीं कराएंगे और हमारा काम इस लिहाज से आसान हो जाएगा। मतलब साफ है, आए दिन जिस तरह से बायर्स को बिल्डर्स की मनमानी का शिकार होना पड़ता है, उसके मद्देनजर ये बिल काफी अहम माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक नया कानून बनने के बाद घर का सपना देख रहे बायर्स के साथ धोखे की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी और बायर फर्जीवाड़े से बच सकेंगे। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बिल से हकीकत में बायर्स के हितों की कितनी रक्षा हो पाती है। जानकारों के मुताबिक नया कानून बनने के बाद घर का सपना देख रहे बायर्स के साथ धोखे की गुंजाइश कम होगी और बायर्स फर्जीवाड़े से बच सकेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हकीकत में बायर्स के हितों की कितनी रक्षा हो पाती है। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। सुमित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और अब एक नई उम्मीद जग रही है। ये उम्मीद कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी जग रही है, तो बायर्स को भी एक उम्मीद जग रही है कि यार ये धोखा इतना होता है बाजार में, इंडस्ट्री में, वो थम जाएगा, उसी गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी। आखिरकार इस बिल की रियलिटी क्या है? देखिए, मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बिल बहुत ही अच्छा है, उसकी पीछे सोच है वो वाकई काबिल तारीफ है। मगर अगर ये एक और लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऐड करेगा पूरे सिस्टम के अंदर, जहां पर ऑलरेडी
40 से ऊपर क्लियरेंस रिक्वायर्ड होते हैं एक बिल्डर के लिए, तो ये डिले ऐड करेगा, ये इससे सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर में 39% ड्रॉप आया है सप्लाई के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो अगर सप्लाई कम होगी, चॉइसेस कम होंगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो मतलब अगर हम वाकई हम चाहते हैं कि बिल सही से रेगुलेट हो, सही से इम्प्लीमेंट हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स का जो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम ध्यान रखें कि जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं वो इसके शिकार ना बने, उनको उनके चर्चा जरूर करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। लेकिन अगर हम सिर्फ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या क्या वो उम्मीद कर सकता है? क्या ये अभी भी एक सपना ही रह जाएगा कि एक घर जो है सपना होता है अपना हो, जल्द से जल्द कीमतें कम हो, उस लिहाज से क्या उसे सुकून मिलेगा? क्योंकि हम यही देख रहे थे कि धोखाधड़ी बहुत होती है बाजार में, विज्ञापन दे दिए जाते हैं, गलत गलत लिखा कुछ जाता है और हकीकत में कुछ और होता है। कम से कम उस लिहाज से बायर्स को कितना सपोर्ट मिलेगा इस बिल से? डेफिनेटली जो अनफेयर बिल्डर्स होते हैं, जो मार्केट में जाने नहीं जाते, वो आते हैं और वो कुछ प्रमोट करते हैं और कुछ डिलीवर करते हैं, उससे डेफिनेटली राहत मिलेगी बायर को। उसको एक श्योरिटी मिलेगी कि गवर्नमेंट भी उनके साथ है। और बट कितना टाइम लगेगा ये बिल वाकई इंप्लीमेंट होगा? और हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट बॉडीज की, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, तो मैं क्या कहना चाहूंगा, जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट जो वाकई ही होने वाला है उससे बायर को कितना फायदा होगा, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बायर को नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगे, बट हाँ, अगर हम साथ में जुड़े रहें तो शायद हम एक बिल को वाकई ही एक सच्चाई बना सकते हैं। जी सौरभ, हमने अक्सर देखा है कई बायर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, भले कीमतें कितनी भी हाई जा रही हो, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन समस्या वहां आकर खड़ी होती है जहां बिल्डर्स की मनमानी और जालसाजी सामने आती है और उनके लाखों रुपए फंस जाते हैं, या फिर उन्हें वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है जिसके सपने दिखाए जाते हैं। उस लिहाज से ये बिल कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल का, उसमें मैं आपको बता दूं कुछ मेन पॉइंट्स है जिनकी वजह से एक फेयर पॉलिसीज डेवलप करेंगे बिल्डर्स के बीच में। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो उन पे एक अपना कंट्रोल रखेगी, अथॉरिटीज हो चाहे बिल्डर्स हो, इनका ध्यान रखेगी। जैसे कि अप्रूवल्स की बात हो, अप्रूवल जो भी बिल्डर्स लेगा या फेयर मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसे, वो मार्केटिंग तब करेगा जब उसके पास सारे अप्रूवल्स होंगे। अप्रूवल्स के बिना वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, सबसे बड़ा पॉइंट। क्योंकि आज की डेट में अगर आप एनसीआर में देखें तो जितने बिल्डर बिना अप्रूवल्स के मार्केटिंग हो रही है, जो कि प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट हैं, प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट जितने भी होते थे वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, अप्रूवल्स लेना पड़ेगा। अप्रूवल्स पहले, अभी क्या है, अथॉरिटीज इतना ध्यान नहीं रखती, इतना मतलब कंट्रोल नहीं है अथॉरिटीज का बिल्डर के ऊपर। ना ही कोई ऐसा, जैसे रमारमन ने भी बताया है, जी ने भी, कि भाई प्रावधान नहीं था कि जेल भेजने का या कोई सजा का। अब सजा का अगर ये प्रावधान आ जाता है, ये पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसका बेनिफिट काफी मिलेगा। दूसरा पॉइंट, प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्डर्स। सबसे बड़ी बात, अभी क्या है, लोग प्राइस में देख के कि भाई हाँ प्री लॉन्च के बाद इतना प्राइस होता है, अभी प्राइस कम है, 400-500 का डिफरेंस होता है, लोग उस बेनिफिट्स को लेने के लिए जल्दी बुकिंग करा लेते हैं। चाहे वो चेक नहीं करते कि उसके पास अप्रूवल्स तक नहीं है, चाहे बिल्डर के पास अप्रूवल्स नहीं है, प्री लॉन्च में उन्होंने बुक करा लिया। बिल्डर अगर अप्रूवल्स नहीं कर पाया या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ हो जाती है, उस प्रोजेक्ट को आगे बेच के प्लॉट को निकल लेता है ग्रुप हाउसिंग के। उससे क्या हुआ, उनका पैसा उसने यूज भी कर दिया, वापस कर दिया, चाहे इंटरेस्ट काट के कराओ या सर्विस टैक्स काट के कराओ। सबसे बड़ा नुकसान उनको ये हो जाता है। हाँ, अब उनके पास सिक्योरिटी रहेगी कि अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल्ड हैं सारे उसके पास, तब वो उस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराएंगे, तो उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो सेफ है वहां पर। चाहे बिल्डर उसको बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर बेचेगा भी तो जो अप्रूवल्स हैं वो सारे ऑलरेडी होंगे। आगे भी किसी को बेचता है तो उसके पास वो प्रोजेक्ट पूरा रहेगा। जी, तो एक फायदा ये है उनको। दूसरा कि बिल्डर जो है फेयर मार्केटिंग करनी पड़ेगी उन्हें वहां पर। और बायर्स के हित में कई सारे पॉइंट है, जैसे कि आपका कारपेट एरिया की बात हो गई, सुपर एरिया। अभी क्या है, सुपर एरिया और कारपेट एरिया मेंशन ही नहीं होता, ज्यादा से लोगों को पता ही नहीं होता सुपर एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, मेरा मानना यह है कि ब्रोशर्स जितने भी होते हैं जो मार्केटिंग करें, उसमें सुपर एरिया और कारपेट एरिया का डिफरेंशिएट करके बनाना पड़ेगा उन्हें। कितने % की लोडिंग है वो उन्हें मेंशन होनी चाहिए। ये एक प्रावधान और भी होना चाहिए था उसमें, इससे उन्हें काफी फायदा मिलेगा। सुपर एरिया और कारपेट एरिया में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सुपर एरिया होता है जिसमें आपका जो बिल्टअप एरिया इंक्लूड होता है, यानी आपको जो एरिया मिलेगा उसमें आपके लिफ्ट, लॉबीज, आपकी एमिनिटीज जो आपको और फैसिलिटीज बिल्डर दे रहा है वो सब उसमें कैलकुलेट होती है। और कारपेट एरिया वो होता है जो आपका बिल्टअप एरिया, यानी सिर्फ वो एरिया जहां पर आप रहेंगे, बिल्डिंग जहां पर आपकी वॉल्स आपकी होंगी, उसे हम कारपेट एरिया कहेंगे। तो इसमें जो आज की डेट में एनसीआर में चल रहा है, उनमें 30 से 40% की बिल्डर्स लोडिंग रखते हैं।
तो इन चीज में ही बिल्डर्स की कमाई होती है। तो इसको बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो अपने ब्रोशर्स में करें और अपनी लोडिंग बताएं, तब जाके एक बायर को अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि आदमी सोच के खरीदता है कि भाई मैं 1500 स्क्वायर फीट का घर खरीद रहा हूँ, लेकिन मिलता उसे 1200 स्क्वायर फीट है, 300 स्क्वायर फीट उसका कहाँ गया उसे पता ही नहीं लग पाया। तो ये चीजें अगर मेंशन क्लियरली होंगी तो सामने वाले जो बायर्स हैं उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो समझ पाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आगे उसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। जी जी, समझ लीजिए आप एज ए commonfloor.com के आपने कई ऐसे केस देखे होंगे कि जहां पर दिखाया कुछ जाता है और हकीकत में होता कुछ और है। ब्राउचर्स मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, इतने वायदे किए जाते हैं, आप जाके मिलते हैं, घर देखते हैं, सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, आपको ये मिलेगा, लेकिन हकीकत में जब आप फ्लैट के मालिक हो जाते हैं, आपको चाबी मिलती है और आप फ्लैट देखते हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। ये क्या हो गया, जो दिखाया गया था, बताया गया था, तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज मैं भी सहमत करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, जिसमें कि बिल्डर को सब कुछ मास्टर प्लान से, फ्लोर प्लान से लेके स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हर चीज गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा और वो अवेलेबल रहेगी एक बायर के लिए। बट फिर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये इसका हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए सब चीज में, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बायर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस, सिविल ऑफिस और अथॉरिटीज के पास भाग रहा है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होनी चाहिए, डेवलपर ऑनलाइन आके इन्फॉर्मेशन अपलोड कर पाए और बायर ऑनलाइन आके चेक कर पाए। क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ाएंगे पूरे सिस्टम के अंदर, उसके बाद करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और अल्टीमेटली मेरा मानना ये है कि अगर हम सारा बेनिफिट बायर को पास करना चाहते हैं तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो बायर यूज कर सके, ना कि रेगुलेशन इज अ वेरी गुड थिंग जो अभी हो रही है रेगुलेशन, और हम बता रहे हैं कि विदाउट रजिस्ट्रेशन, आप विदाउट अप्रूवल आप बेच नहीं सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, 70% आपको कैपिटल लॉक रखनी पड़ेगी। सब कुछ बहुत सही है, मगर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद सारा बेनिफिट्स बायर को पास होगा तो ही हम देखेंगे। अभी जो इकोनॉमी में हमें दिक्कत आ रही है, हमें दिख रहा है कि न्यू लॉन्चेस कम हो रहे हैं, अभी बाइंग पावर कम हो रही है, इन सबको हमें अगर सपोर्ट करना है तो हमें बायर के दिमाग में बायर को चाहिए उसको यूज करके, ठीक है, बिल्कुल, उसको दिमाग में रख के रेगुलेटरी बिल में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट होते थे उनमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाएगा। और क्योंकि क्या है, उन्हें 70% अपनी कैपिटल लॉक करके रखनी पड़ेगी, अदर बैंक्स में उन्हें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पर उन्हें मिनिमम 70% अपने अमाउंट उस प्रोजेक्ट का, टोटल कॉस्ट का, वो वहां पर उन्हें सेव करके रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसे टेक ओवर कर ले और उसको आगे पोजीशन देने में उनके हेल्प हो। सौरभ, वाकई में, और बिल्डर्स इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ पॉइंट छूट गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।